नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका चुनाव आज तक में। चुनाव प्रचार अपने अंतिम चरण में है। ज़बरदस्त जोश व खरोश न सिर्फ राजनीतिक दलों में है बल्कि मतदाता जो हैं उन पर निगाहें टिकी हुई हैं। मुद्दे कुछ ऐसे हैं जो इस चुनाव की दिशा पूरी तरह से बदल सकते हैं। हम स्क्रीन पर अपने मेहमान की शक्ल आपको दिखाएं उससे पहले उनके बारे में कुछ बातें बता दें, क्योंकि देखते ही आप पहचान जाएंगे। अगर हम ये कहें कि बहुत ही डैशिंग पुलिस अधिकारी रहे हैं, एनएसजी और एसपीजी कमांडो हैं, ज़बरदस्त पढ़े लिखे हैं, विदेश में जाकर पढ़ाई करके आए हैं और दिल्ली में वो नॉर्थ कैंपस, वो सबसे बड़ा कॉलेज सेंट स्टीफन्स, वहाँ से अगर उन्होंने पढ़ाई लिखाई की है और उसके बाद शानदार बेहतरीन करियर अपना छोड़कर दिल्ली पुलिस या पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश पुलिस, उसका सर्वोच्च पद अगर कमिश्नर बनकर भी वो समाज सेवा में आने का जज्बा रखते हैं, तो ऐसे लोगों की हमारी राजनीति को ज़रूरत है। स्वागत कीजिए असीम अरुण जी का। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर। मैं आपका बड़ा फ़ैन हूँ, पता है। मीठे शब्दों के लिए बहुत धन्यवाद। हालांकि इसमें अतिशयोक्ति ज़्यादा है, सत्यता कम है। अतिशयोक्ति बिल्कुल नहीं है, 100% सत्य है और मैं आपका फ़ैन हूँ, टीवी पर कह रहा हूँ। मैं आपका फ़ैन हूँ, पूरा देश आपका फ़ैन है। धन्यवाद सर। आप देखिए, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपने अपनी जो छवि बनाई और वो तो ATS तो भूल ही गए हैं जी, है ना, उसके भी प्रमुख आप रहे। ये तो आपने जो जो काम किए, सब किया, राजनीति में आए। ये बातें हम आपसे इसलिए पूछना चाह रहे हैं कि मेरी निजी दिलचस्पी है आपकी पर्सनल लाइफ जानने के लिए, लेकिन क्योंकि ये समय बहुत क्रूशियल है, समय आपके पास भी कम है। आप बीजेपी के स्टार प्रचारकों में से एक हैं, धुआंधार प्रचार कर रहे हैं, अभी दिल्ली में हैं। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा अगर इंडिया अलायंस की तरफ से और राहुल गांधी की तरफ से कोई है असीम सर, तो वो है संविधान बदल देंगे। अगर आप बीजेपी फिर से आ गए तो संविधान बदल देंगे, और अगर संविधान बदल देंगे तो हमें ये लगता है कि आपको जो जिम्मेदारी देश भर में सौंपी गई है वो क्योंकि आप समाज कल्याण मंत्री भी हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के बड़े मंत्री हैं, स्वतंत्र प्रभार आपके पास है, तो वो जिम्मेदारी देश भर के उन लोगों को समझाने की है। कहीं ये उल्टा तो नहीं पड़ जाएगा मुद्दा आपको? ये मुद्दा नया नहीं है। ये भ्रम ऐसी पार्टियां हर बार कोशिश करती रही हैं करने के लिए। इस बार भी उन्होंने कोशिश की, लेकिन सत्यता सबके सामने है। आज अगर देखें तो 10 साल की प्रधानमंत्री मोदी जी के सेवा काल में संविधान को केवल ताकत देने का काम किया गया, आरक्षण की व्यवस्था को आगे बढ़ाया गया। जो आरक्षण का सिद्धांत है कि इसके ज़रिए समाज को आगे बढ़ाया जा सकता है, वो सामान्य वर्ग के लिए, सवर्ण समाज के लिए भी 10% आरक्षण दिया गया। महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण लोकसभा विधानसभा में दिया गया। सबके सामने बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी जी ने आरक्षण के सिद्धांत को स्वीकारा, मजबूत किया, उसको और परिष्कृत करने के लिए आगे बढ़े, भविष्य में और आगे उसको बढ़ाएंगे। तो आरक्षण को समाप्त कर दिया जाएगा, संविधान को बदल दिया जाएगा, ये तो वृत्तांत नैरेटिव ही बिल्कुल गलत है। जबकि सबसे बड़ा नुकसान तो कांग्रेस ने स्वयं पहुंचाया था 1975-76 में, जो 42वां अमेंडमेंट किया, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन का नाम दे दिया गया, क्योंकि उन्होंने पूरा संविधान ही बदलने की कोशिश की थी। बदल ही दिया था अपने हिसाब से। ये तो बाद में सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया और भारत की जनता ने हस्तक्षेप किया, 1970 में उनको बाहर कर दिया, जिससे कि सब चीज़ें वापस लौट पाईं। आज राहुल गांधी जी हाथ में संविधान लेकर के मंच पे खड़े होते हैं, इससे ज़्यादा हास्यास्पद कोई बात नहीं होती। उनको पढ़ना चाहिए अपनी पार्टी का इतिहास, देश का इतिहास। 1975 से लेकर 77 तक जिस तरीके से संविधान को बदला गया, साफ कहूँगा बदला गया, ऐसा ना पहले हुआ ना बाद में हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने केवल संविधान को ताकत देने का काम किया है, आगे भी करेगी। हम आपसे और बात करें क्योंकि राहुल गांधी जी बहुत प्रमुखता से, दृढ़ता से इस मुद्दे को उठा रहे हैं। आप हमें उससे पहले ये बताइए कि हमारे देश में दलित समुदाय सर तो क्या इतना प्रभावी है कि वो चुनाव हराने और जिताने की क्षमता रखता है? मेरे ख्याल से प्रश्न सही नहीं है, मैं इसको रिफ्रेश करना चाहूँगा। सवाल यह है कि हमारे देश का गरीब वर्ग क्या वो सरकार में विश्वास रखे, क्या वो मोदी जी में विश्वास रखे और आगे जो 10 साल के कार्य में उसको बढ़ाए। इसमें आपका सवाल भी आ जाता है
क्योंकि अगर 100 लोग गरीब हैं तो उसमें से 70-75% अनुसूचित जाति जनजाति के हैं। अब मैं इसका जवाब ठीक, बिल्कुल ठीक। प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने और उत्तर प्रदेश की बात करें तो योगी जी ने एक नए प्रकार की राजनीति शुरू की, विकास की राजनीति। गरीब के घर को पक्का करना, उसको गैस देना, बिजली देना, अब तो सोलर पावर देना, ये चीज़ क्या पिछली सरकारें नहीं सोच सकती थी क्या? ज़रूर सोच सकती थी, लेकिन सबकी सोच छोटी थी। सबकी सोच थी कि इंडस्ट्री को मजबूत करो, लेकिन गरीब को मजबूत करो, ये सोच किसी की नहीं थी। और जो योजना लाते भी थे अगर भूले भटके, तो वो पूरी की पूरी भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ जाती थी। दोनों चीज़ों को मोदी जी ने ठीक किया और आज आप किसी भी गांव में जाएं, जाके देखें, क्या धर्म, जाति, संप्रदाय की बात करना, आपको सब लोग मिलेंगे कहते हुए कि मोदी जी ने हमको ये दिया, हमको ये दिया और हम मोदी जी के साथ हैं। तो जो आपका सवाल है उसका सीधा जवाब ये है कि मोदी जी ने जो वोट बैंक की राजनीति की थी उसको बदल दिया है। अगर अनुसूचित जाति की बात करें तो अनुसूचित जाति के ज़्यादातर जातियों ने अपने आप को बहुजन समाज पार्टी के साथ समर्थन किया। बहुजन समाज पार्टी ने उनके वोट के साथ में खिलवाड़ की, वोटों का सौदा किया, पूरा जो मिशन था बाबा साहब का, मान्यवर कांशीराम जी का, उसको भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया। लेकिन आज अनुसूचित समाज पूरे देश में, खासकर उत्तर प्रदेश में, भारतीय जनता पार्टी के साथ, योगी जी और मोदी जी के साथ खड़ा है। केवल तर्क पे, किसी ऐसी बात पे नहीं, क्योंकि जिसने काम करके दिया है उसके साथ खड़ा है। आपको जिम्मेदारी दी गई है अनुसूचित वर्ग को मेरा पूरी तरह से बीजेपी में जोड़ना और मायावती से छीन के लाना, झपट लेना। क्या आप ईमानदारी से बताइए, क्या आप ये काम कर रहे हैं? मैं इसको यूँ कहूँगा कि मुझे समाज कल्याण विभाग की जिम्मेदारी दी गई है, जो कि अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण का विभाग है। राजनीतिक रूप से अगर बोले तो राजनीति में अभी भी पहचान, आइडेंटिटी मैटर करती है। मैं जिस समाज से आता हूँ उस समाज के लिए मैं मैटर करता हूँ, वो मेरे लिए मैटर करते हैं। ये यथार्थ है, शायद एक जनरेशन में भी बदल जाएगा और अच्छा हो जाएगा, लेकिन आज की तारीख में ऐसा है। और मैं इस बात को अपना दायित्व भी समझता हूँ कि अनुसूचित जाति और जनजाति समाज को, पिछड़े वर्गों को अपने ताकत को पहचानना है और आगे बढ़ना है। अपने आप को कभी भी अब वोट बैंक बनने नहीं देना है। मोदी जी ने जो विकास की राजनीति की है उसको समझना है और विकास के लिए ही आगे वोट देना है और विकास की ही राजनीति करना है। ऐसा हो चुका है, मैं समझता हूँ 50-60% ये ज़मीन पे आ चुका है। इस चुनाव से अगला चुनाव जब भी होगा ये पूरा हो जाएगा और वोट बैंक आधारित राजनीति पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी है। लेकिन सर ऐसा है ना कि राहुल गांधी तो संविधान की प्रति लेकर हाथ नहीं उठाते। हाँ, आपको डरा दिया उन्होंने। हाँ, ये हास्यास्पद चीज़ है। और मैं आपको बताऊंगा, कन्नौज में अखिलेश यादव जी ने बस जो बना रखी है कुछ करोड़ों की, जिसको लेके घूमते हैं, उसमें एक बच्चा 8-10 साल का, उसको बाबा साहब का स्वरूप दे करके और हाथ में उसके संविधान लेके उसको साथ में खड़ा किया। नियमता भी गलत है, आचार संहिता का ये उल्लंघन भी है, लेकिन वो अखिलेश यादव जी जिन्होंने बाबा साहब के नाम का अपमान किया, भीमनगर नाम का जिला, वहाँ से भीम नाम काट दिया, अंबेडकर मेडिकल कॉलेज कन्नौज का नाम काट दिया, संत रविदास जी के नाम से जो जिला था वहाँ नाम काट दिया। उन्होंने अपनी मुख्यमंत्री की कलम का केवल दुरुपयोग किया। जितने भी ऐसे महापुरुष या महान स्त्रियाँ थीं जिन्होंने अनुसूचित जाति, पिछड़ी जातियों, वंचित के लिए काम किया, सब जगह उन्होंने अपनी काली कलम चलाई। अब जब जनता ने उनको 2017 में बाहर कर दिया, 22 में फिर बाहर कर दिया, अब एक बच्चे को बाबा साहब का रूप देकर के साथ खड़ा करना, ये कितना दोहरा चरित्र दर्शाता है, पर ये सबके सामने है। आज लोग होशियार हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं और इस अंतर को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, जिसकी वजह से मोदी जी के साथ में हर गरीब खड़ा हुआ है। विशेषकर अनुसूचित जाति के भाई बहन पूरे चट्टान की तरह खड़े हैं, क्योंकि जिसने काम किया उसका साथ वो दे रहे हैं। हम आपसे सहमत हैं बिल्कुल। हमें वर्गों में अपने आप को नहीं बांटना है, जाति धर्म में नहीं बांटना है। बिल्कुल असीम सर, बिल्कुल सच बात आपने कही है। लेकिन आपने अपने उत्तर में बार बार एक बात और स्पष्ट यहाँ पर कर दी कि अनुसूचित जाति जो है उसमें आने वाले हर वर्ग जो हैं वो महत्वपूर्ण हैं, इसलिए वोट की दृष्टि से कहीं ना कहीं गरीब, वंचित, सबका आपने उल्लेख किया। लेकिन क्यों आप फिर से देखिए, आपने उल्लेख किया अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग भी मेरे पास है, उसके लिए भी आप काम कर रहे हैं। तो क्या हम आपसे ईमानदारी से सर, वोट बैंक तो है, वोट बैंक ना करें तो वोट तो है, और क्या उसे बीजेपी की तरफ मोड़ने में आप क्या कर रहे हैं?
क्योंकि आपने स्वीकार किया है कि वो हाँ, बिल्कुल। बहुजन समाज का वोट है। बिल्कुल। जो अनुसूचित जाति बहुत समय से बहुजन समाज पार्टी के साथ थी, पिछले 25-30 साल अगर देखें तो लगभग ऐसा था। लेकिन 2014 से जब मोदी जी आए, ये बदलाव शुरू हुआ। कुछ बसपा की अपनी गलतियां कि लोगों का विश्वास कम हुआ, लेकिन उससे ज़्यादा बहुत बड़ी बात कि मोदी जी ने इस बात को समझा और जब उन्होंने शौचालय दिए बहनों को, तो किनको सबसे ज़्यादा शौचालय मिले? मेरे पास आंकड़ा नहीं है क्योंकि आंकड़ा इस तरीके से इकट्ठा नहीं किया गया है, लेकिन सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति जनजाति के परिवारों को, महिलाओं को इस चीज़ का लाभ मिला। अब ये वोट बैंक की राजनीति अगर कहा जाए तो कहें कि केवल अनुसूचित जाति को मिलेगा शौचालय, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। सबको, गांव में जिसके पास शौचालय नहीं है, जाति धर्म संप्रदाय सब भूल करके सबको शौचालय दिया गया। तो पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस एक फ्रेज़ योगी जी इस्तेमाल करते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। डबल इंजन की सरकार में जब इस तरह से काम करके दिया गया है तो कोई भी वर्ग हो, पर क्योंकि आप अनुसूचित जाति की भी बात कर रहे हैं, बहुत संतुष्ट हैं लोग, खुल करके बोलते हैं कि हम वोट मोदी जी को दे रहे हैं, भविष्य में भी देंगे और परफॉर्मेंस की वजह से देंगे, ये बात सब लोग कहते हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे वो गर्व से कहते हैं, सीना ठोक के कहते हैं कि मैं इस जाति से आता हूँ, इसलिए मेरे साथ अन्याय हुआ, मैंने तो कभी नहीं कहा। तो ये आपको लगता है कि कांग्रेस को एक विश्वास हो चला है कि अगर हम नरेंद्र मोदी को टक्कर दे सकते हैं, बीजेपी को अगर हम हरा सकते हैं, तो अनुसूचित जाति जनजाति हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसा लगता है? अनुसूचित जाति का वोट बेस अगर देखें संख्या में, स्टैटिस्टिक्स में, तो बहुत बड़ा वोट बेस है, ये बात निश्चित रूप से है। लेकिन जो कांग्रेस ने पैंतरेबाजी की है वो नहीं चलती। आपने अध्यक्ष बनाया अनुसूचित वर्ग से, लेकिन आपने योजना कौन सी दी? जिन राज्यों में आपकी सरकार है वहाँ पे आपने कौन सा काम दिया? आपने विश्वास किया क्या? इंडी गठबंधन की जो पार्टियाँ आपके साथ हैं उन्होंने कौन सा ऐसा काम किया? ये अंतर सबके सामने है। विशेष रूप से अगर बोले तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हम सब के आराध्य हैं, विशेष रूप से अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए उन्होंने काम किया तो उनको और ज़्यादा सम्मान दिया था। लेकिन कांग्रेस ने कौन सा सम्मान उनको दिया अपने 60-65 साल के सेवा काल में? लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने, पहले तो भारतीय जनता पार्टी की समर्थित सरकार ने भारत रत्न दिया। आज पंच तीर्थ के नाम से जितने बाबा साहब के जीवन से जुड़े हुए 5 स्थान हैं उनको तीर्थ के रूप में विकसित किया, हम लोग जाते हैं। सम्मान वो एक अर्थशास्त्री थे जो हमारी यूपीआई ऐप है उसको भीम ऐप उनके नाम पे रखा। और ये तो खैर एक सम्मान की सांकेतिक बातें हैं, लेकिन अनुसूचित वर्ग के बच्चे जो विदेश में पढ़ना चाहते हैं, देश में पढ़ना चाहते हैं, उनकी स्कॉलरशिप बढ़ाई, उनको आसान किया, ठोस योजनाएं दी। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना पूरे भारत को दी, जो कि अनुसूचित बाहुल्य गाँव के विकास के लिए है, केवल सड़क के लिए नहीं, स्कूल, स्वास्थ्य, रोज़गार, बच्चों का, सब चीज़ें मिला करके एक बनाया सिस्टम। और उसके ज़रिए उत्तर प्रदेश में ही 10,600 से अधिक गाँव हैं जो इसका लाभ ले रहे हैं। तो सम्मान भी किया है, विकास भी किया है और सुरक्षा भी दी है। उत्तर प्रदेश में खास करके बात करें, जितना असुरक्षा का माहौल था, जितनी अपराध गुंडागर्दी, उसका नुकसान किसको था? गरीब को था। गरीब यानी अनुसूचित जाति को नुकसान था। आज मैं गांव-गांव में पश्चिम से लेकर पूरब तक जाके पूछता हूँ कि भैया बताओ, क्या गांव में अब पहरा लगाना पड़ता है क्या? पहले मध्य प्रदेश में आप आते हैं, वहाँ तो शायद शांति रही होगी बहुत। हाँ, लेकिन इस मामले में सुखी हैं सर जी। लेकिन उत्तर प्रदेश में 7 साल पहले गांव-गांव में रात को 30-40 लोग की ड्यूटी लगती थी और गांव के लोग, क्योंकि उत्तर प्रदेश पहरा लगता था। आज पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं किसी गांव में पहरा, चाहे कोहरा हो, चाहे बारिश हो, चाहे गर्मी हो, नहीं लगता। पहले सड़क पे जब गाड़ियां निकलती थी, हम पुलिस में थे, तो 50-100 गाड़ियों को रात को इकट्ठा करते थे, फिर छोड़ते थे। क्यों? क्योंकि अगर अकेली गाड़ी जाएगी तो लुट जाएगी। लेकिन आज एक के गाड़ी, मोटरसाइकिल चली आ रही, मोपेड चली आ रही रात को 2 बजे, कुछ नहीं हो रहा। तो जो सुरक्षा योगी जी देने में सफल हुए हैं, वो 7 साल में जो माहौल बना है उससे बहुत संतुष्ट हैं। वो सबसे बड़ी बात, गरीब को लाभ मिला है, गरीब की बेटी आज सुरक्षित है, उसका सम्मान सुरक्षित है। और जो माफिया हैं, गुंडे हैं, उनको जहाँ होना चाहिए तो उनको वहाँ भेज दिया गया है। उत्तर प्रदेश अब खुशहाल है। कितनी बड़ी चुनौती आप अपने लिए मानते हैं कि आपको अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग को बीजेपी के पक्ष में करने का एक बहुत महत्वपूर्ण और बहुत बड़ा कार्य दिया गया है? ये कितना कठिन है? कैसे आप कर रहे हैं? क्या आपकी इसके लिए रणनीति?
ये चुनौती नहीं, इसको मैं एक अवसर के रूप में देखता हूँ। और आज पूरे भारत का अनुसूचित वर्ग, जिसमें जाति और जनजाति दोनों की बात कर रहा हूँ, तो बहुत होशियारी सबके अंदर आई है। कोई उनकी वोटों के साथ ठगी नहीं कर सकता। जैसे एक ज़माने में पौवा दे करके या 500 रुपये दे करके वोट खरीदे जाते थे, आज सब लोग बहुत होशियार हैं और उन्हें पता है कि जो वोट का अधिकार बाबा साहब ने दिया है, इससे तो सरकारें बनाई और बिगाड़ी जाती हैं। ये 500 रुपये का या 1000 रुपये का सौदा करने वाला तत्व नहीं है। इसको आगे बढ़ाते हुए मैंने स्वयं भी और भारतीय जनता पार्टी के पूरे नेतृत्व ने योजनाबद्ध तरीके से काम किया है। जितने भी युवा नेता अनुसूचित वर्ग के हैं, उनको हम लोग ने साथ में जोड़ा, उनको सम्मान दिया, पार्टी में उनको विशेष जिम्मेदारियां दी, उन्होंने आगे बढ़ कर के लोगों को जोड़ा और जो विकास का कार्य हुआ वो सबके सामने है। लेकिन कई बार सूचनाएं नीचे तक पहुंचने में टाइम लगता है। जो मोदी जी ने योजना दी, कई बार लोगों को लगता है प्रधान ने दी, लेकिन जब हमने गांव-गांव में पूरी लीडरशिप एक तैयार कर ली है, तो उस नेतृत्व के ज़रिए अब घर घर तक हम लोग पहुंच पाए हैं। और पिछले 3 चुनाव अगर देखें, लोकसभा का, फिर विधानसभा का, नगर निकाय का 5 चुनाव 5 साल के, तो बहुत तेज़ी के साथ में उत्तर प्रदेश में और पूरे भारत में भी अनुसूचित वर्ग का लगाव और वोट भी मोदी जी के प्रति आया है। इस चुनाव में मुझे पूरा विश्वास है कि ये अपने पीक पे पहुंच चुका होगा और जो ताकत करीब देता है सरकार को, वो कोई और नहीं सकता। क्योंकि पता नहीं भगवान ईश्वर अल्लाह है कि नहीं, लेकिन दुआ बदुआ ज़रूर है। किसी का बुरा करोगे तो बदुआ ज़रूर लगेगी, लेकिन जब इतने लोगों का भला किया है मोदी जी ने, तो उनकी दुआएं उनके साथ में हैं, वोट के रूप में भी हैं और आशीर्वाद के रूप में भी हैं। और इसी वजह से मोदी जी के साथ सब लोग जुड़े हैं। सर, ईश्वर अल्लाह भी है, दुआ बदुआ भी है, बिल्कुल। आप जैसे बेहतरीन शानदार लोग भी हैं, इंसान भी हैं। मैं आपसे ज़रूर पूछूंगा 2 राज्य, तो उत्तर प्रदेश और देश, दोनों का आंकड़ा आपसे पूछूंगा अंत में जी। लेकिन उससे पहले एक परसेप्शन होता है सर, क्या आप सहमत हैं इससे कि चुनावों में परसेप्शन बहुत बड़ी बात होती है? और क्या कांग्रेस यहाँ पर संविधान को लेकर एक नैरेटिव और संविधान के सहारे आरक्षण को लेकर एक नैरेटिव सेट कर चुकी है आपके खिलाफ? ये नैरेटिव बनाने का प्रयास कोई नई बात नहीं है, ये पिछले कई चुनाव में हमने देखा। इस बार थोड़ा राहुल गांधी जी हाथ में संविधान लेके खड़े हो जा रहे हैं, तो उन्हें एक विजुअल इमेज उसकी बनाने की कोशिश की। लेकिन लोग बहुत होशियार हैं और सबके सामने हैं कांग्रेस ने किस तरह संविधान को कमज़ोर किया, और भारतीय जनता पार्टी ने आदरणीय स्वर्गीय वाजपेयी जी के समय भी और मोदी जी के सेवा काल में भी संविधान को केवल ताकत देने का काम किया है। विशिष्ट रूप से अगर आरक्षण की बात करें, तो उन्होंने महिलाओं के आरक्षण को लेकर के आरक्षण की स्कीम को और ताकत दी, उस सिद्धांत को स्वीकारा और आगे बढ़ाया। सामान्य वर्ग के लिए 10% आरक्षण को देके उस स्कीम को और आगे बढ़ाया। भविष्य में आने वाले समय उसको और परिष्कृत किया जाएगा अगर ऐसी ज़रूरत महसूस होती है। तो ये प्रयास है, पुराना प्रयास है, सफल ये न पहले हुआ न आज हुआ। लोग बहुत होशियार हैं, लोग तर्क पे चलते हैं। जो विज्ञापन की भाषा होती है या जो नारे की भाषा होती है, ये आवाज़ तो ऊंची होती है, लेकिन दिल में वो बात पहुंचती है जो तर्क के साथ में होती है, जो हमारा हितैषी कह रहा होता है। क्या आपके ऊपर एक और जिम्मेदारी है? जिस तरह से अनुसूचित जाति अपने आप को समाज से, समाज के दूसरे वर्गों से कटा हुआ समझता है, अलग समझता है, उसे मुख्य धारा में लाना और वो जो भेदभाव हम लोगों की दृष्टि में आ चुका है, जो नहीं होना चाहिए आचार व्यवहार में, ये जिम्मेदारी भी आपके ऊपर है। इसके लिए कुछ कर रहे हैं आप? आपने बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि सामाजिक परिवर्तन केवल चुनाव लड़ने और चुनाव जीतने का नहीं है। ये तो एक महत्वपूर्ण इवेंट है, घटना है जो लोकतंत्र में होती है, लेकिन इसके आगे और पीछे का बहुत महत्वपूर्ण विषय आता है। मैं आपको बताता हूँ, मैं कन्नौज में अपने देखता हूँ, जो लोग मुझसे बड़े हैं, करीब 60-65 साल की उम्र के, ऐसा समूह प्रायः अगर दिखेगा तो अगर 6 लोग हैं तो उनमें से 4-5 लोग एक ही जाति के होंगे। मतलब हमसे एक पीढ़ी पहले जो दोस्तियां होती थीं वो जातिगत आधार पे होती थी। लेकिन आज अगर युवाओं का, 20 से 30 साल के युवाओं का कोई एक समूह काम कर रहा है, मेरे पास मिलने आया, तो वो 5 बच्चे हैं तो 5 अलग अलग जातियों के होंगे या धर्म के होंगे। एक पीढ़ी में ये परिवर्तन बहुत अच्छा आया है। लेकिन अभी भी ये एक अनुसंधान का विषय भी होगा कि भेदभाव का फॉर्म क्या है।
जैसे मंदिर में ना जाने देना, किसी सरोवर से पानी ना पीने देना, ये भेदभाव का फॉर्म था, स्वरूप था बाबा साहब के समय। उन्होंने उसकी लड़ाई लड़ी, वो ठीक हुआ। लेकिन आज अनुसंधान का विषय है कि कोई एक व्यक्ति अनुसूचित जाति का दिल्ली में, नोएडा में अगर फ्लैट किराए के लिए लेने के लिए जाता है और किराएदार मकान मालिक को मालूम होता है कि इनकी जाति है, तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो दे देता है किराए पे या नहीं देता है। मेरे ख्याल से दोनों बातें होंगी, बहुत से लोग देते होंगे, बहुत से लोग हमें लगता है सर कि मन में जाति का भाव शायद होगा। मैं क्षमा आपको रोक रहा जी। हूँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमें लगता है कि नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो दे देते हैं। मैंने तभी कहा, ये अनुसंधान का विषय है कि क्या ऐसा हम देखते भी क्या प्रत्यक्ष हमारे पास जो खबरें क्या दिल्ली में ऐसा है कि नहीं, क्या लखनऊ में ऐसा है कि नहीं, क्या कन्नौज में ऐसा है कि नहीं। तो मैं ये बता रहा हूँ कि जैसा आपने कहा, भविष्य में अगले आने वाले 25-30 साल हम ये नहीं कह सकते कि भेदभाव का सारा स्वरूप खत्म हो गया, कुछ बचा होगा। सर है ना, मैं आपसे वही कह रहा था, गांव देहात कस्बों में आज भी है। आज भी अगर बारात निकल रही है घोड़ी पर, कोई ऐसी घटनाएं दिखती हैं। हम क्योंकि मीडिया में हैं, पत्रकार हैं, तो हमारे पास खबरें आती हैं, हमारे साथी लोग भेजते हैं, तो हम दिखाते हैं जी, उस पर चिंता करते हैं। तो ये जो आपने कहा, लेकिन जो आपने चुनाव से आगे बढ़ते, ये वो नहीं, वो सत्य है, वहाँ नहीं पूछते। आज अगर हम यहाँ मेट्रो सिटी में बैठे हुए हैं, नोएडा या दिल्ली एनसीआर में, तो सर यहाँ फर्क नहीं पड़ता। यहाँ बिल्कुल किसी भी तरह से फर्क नहीं पड़ता, प्लीज। बिल्कुल। तो ये अनुसंधान का विषय है जी, और हम लोग को इस हिसाब से चलना है कि जैसे मोदी जी ने कहा कि जहाँ भी गुलामी के निशान बचे हुए हैं उनको हम लोग को दूर करना है। तो ये भी एक गुलामी का निशान है जिसमें कि हमारे मन में अभी भी किसी प्रकार की कोई भेदभाव का भाव बचा है, तो उसको हम लोग को दूर करना है। बहुत प्रगति हुई, 75 साल हम पूरे कर चुके हैं, लेकिन जब हम अगले 25 साल 24 साल पूरा करेंगे, तब हमारा संकल्प होगा कि हम बिल्कुल भेदभाव रहित भारत हम बना चुके, और शायद विकसित भारत के कई पैरामीटर होंगे, लेकिन एक महत्वपूर्ण पैरामीटर ये भी होगा जो कि समाज कल्याण का। मैं इसको मुहावरे के रूप में बोलता हूँ कि डबल इंजन की सरकार है, उसमें गार्ड का डिब्बा भी है। इसका काम है देखना कि कोई पीछे ना छूट जाए। क्या बात। तो समाज कल्याण विभाग का या मेरे मित्रों का काम है गार्ड के डिब्बे का, और हम लोग को देखना है कि जो पूरा कारवां है, जो पूरी रेल है, वो साथ चले। अगर कुछ लोग आगे निकल गए, कुछ ने तो हेलीकॉप्टर खरीदने की सोच ली और कुछ की साइकिल भी बिक गई, तो फिर ऐसा देश अच्छा देश नहीं होगा। हम लोग को सबको साथ लेकर के चलना है। सर आपकी सोच बहुत अच्छी है, जो एग्जाम्पल, जो उदाहरण आपने दिया, ये बहुत सुंदर है। धन्यवाद। लेकिन मेरा ये मानना है कि नहीं, समाज कल्याण तो सबसे महत्वपूर्ण। सबसे पहले हम ये जिन बातों पे, जिन कुरीतियों की आप बात कर रहे हैं, जिस भेदभाव की आप बात कर रहे हैं, अगर इसे खत्म कर देंगे, समाप्त कर देंगे सर, तो हम कहाँ जेट स्पीड से दौड़ेंगे पता नहीं। तो उम्मीदें आपसे बहुत ज़्यादा हैं। निश्चित रूप से ये नई सोच के साथ हम लोगों को काम करना है, और ये भी अगर न गिलास कितना भरा है कितना खाली वाली बात है, गिलास हमेशा थोड़ा खाली रहेगा और उसको भरने की कोशिश हम लोगों को करना है। और मोदी जी ने यही तो सबको सिखाया। 10 साल का सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? उन्होंने 2019 में लाल किले से कहा था स्वतंत्रता दिवस पे, न समस्या पालेंगे न समस्या टालेंगे, हर हल निकालेंगे। तो उन्होंने भारत को एक समस्या हल करने वाला, प्रॉब्लम सॉल्विंग देश बना दिया है। वरना चलता है कुछ नहीं बदलने वाला, सब ऐसा ही है, शांत रहो, ये हमारे अंदर मानसिकता ऊपर से लेकर नीचे तक आ गई थी। इस मानसिकता को जब हमने दूर कर दिया है, अब हमारे विकास को कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि हम समस्या एक एक करके हल कर लेंगे सारी। आप स्टार प्रचारक हैं, 2019 में और 24 में कुछ फर्क नज़र आ रहा है? जो मोदी लहर चल रही थी 19 में, मोदी मैजिक चल रहा था, इस बार कहीं आपको वो 2019 में मैं स्टार प्रचारक नहीं था। नहीं, इस बार मैं आपसे कंपैरिजन, मैं वर्दी में था तो इसलिए नहीं, तब तो आप और अच्छी तरह बता पाएंगे। नहीं, मैं राजनीति से एकदम कोसों दूर रहता था, लेकिन मैं आपके जवाब देने का प्रयत्न करता हूँ। होता यह है कि लोकसभा का चुनाव काफ़ी लंबा चुनाव होता है, और जब शुरू होता है तो बहुत जोश के साथ में शुरू होता है, मीडिया भी उसके ऊपर बहुत अटेंशन देता है, फिर धीरे धीरे वो जोश थोड़ा टेपर ऑफ कर जाता है और कुछ रेपुटेशन भी आने लगता है। लेकिन इस चुनाव में जो अभी तक हम लोग देख रहे हैं, अभी 2 चरण हमारे बचे हुए हैं, और जो मुद्दे हैं, जो विशेष राज्य के मुद्दे हैं, उनको मोदी जी ने बहुत अच्छे से सबके सामने रखा। साथ साथ उन्होंने इस बात को भी रखा है कि ये चुनाव केवल इस बार की सरकार बनाने का या प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव नहीं है,
ये चुनाव विकसित भारत की नींव रखने का चुनाव है। 10 साल में जो हमारा चालक, हमारा ड्राइवर हमारे बस को अच्छी गति से, अच्छे तरीके से ले जा रहा है, हमारा दायित्व है कि हम अपने चालक को कम से कम 5 साल का समय और दें, जिससे कि गति और हमारी तेज़ हो, हम और अच्छे हाईवे पे आएँ। इस दिशा में मोदी जी ने काम करके दिखाया। हम लोग की जिम्मेदारी है कि हम उनका समर्थन करें और कम से कम 5 साल अभी और उनका वोट दें। सर, ये कितनी बड़ी चुनौती है, क्योंकि आप देश भर में घूम रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं जी। जगह जगह से इस तरह की खबरें आ रही हैं, विजुअल्स आ रहे हैं कि मोदी तुझसे बैर नहीं, लेकिन कैंडिडेट का नाम लेकर कि तेरी खैर नहीं। ये कहीं कोई चिंता का विषय नहीं? भारतीय जनता पार्टी का संगठन बहुत सोच समझ के टिकट्स देता है। आप देखते हैं बहुत सारे टिकट बदल भी जाते हैं, इसलिए क्योंकि जहाँ पे कहीं ऐसा फीडबैक होता है कि स्थानीय प्रत्याशी की छवि अब ठीक नहीं रही है, तो बदल दिया जाता है। लेकिन कहीं कहीं पे इस चीज़ को लेकर के मनमुटाव होता है और कई जगहों पे इसको लेके एक फॉल्स प्रोपेगेंडा भी तैयार किया जाता है। और पार्टी हमेशा इस चीज़ का बहुत ध्यान रखती है, खासकर जिनको हम लोग मार्जिनल सीट बोलते हैं, जहाँ पे 50,000 से अंदर का, 1 लाख से अंदर का फैसला होना है। वहाँ पे निश्चित रूप से जो मोदी जी ने सबका दिल जीता है, जो पिछले 5 साल में कार्य हुए हैं, ये सबके सामने है। लेकिन कहीं कहीं पे इस तरह की बात हो सकती है, लेकिन उसका कोई ऐसा प्रभाव नहीं है, क्योंकि वो स्थानीय कोई ऐसा होता है, किसी का टिकट कटा, किसी को मिला, तो 2-4 दिन ऐसी बातें होती हैं। लेकिन उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी का पूरा संगठन चट्टान की तरह खड़ा हो जाता है और फिर चुनाव लड़ाता है। मैं ही पहली बार जब चुनाव लड़ा तो मेरा तो 25 दिन का चुनाव का अनुभव, राजनीतिक अनुभव था और उतना कैंपेन था। अब मैं जब उसके बाद चुनाव में काम करता हूँ तो अब मैं रियलाइज़ करता हूँ, देखता हूँ कि 8-8 महीने, 1-1 साल पहले कितना काम शुरू हो जाता है। और प्रत्याशी तो कमल पहले से ही तय होता है, वो कमल किसके माथे पे होगा वो प्रत्याशी बन जाता है। वो मैं हूँ, आप हूँ, कोई हो, उतने ही वोटों से जीतेगा, क्योंकि सब मिल के चुनाव लड़ा रहे होते हैं। जो चेहरा है वो उतना महत्वपूर्ण नहीं रहता, क्योंकि हम लोग एक बड़े संगठन के रूप में सुनियोजित तरीके से काम करते हैं। सर, बहुत सारे राज्य ऐसे हैं, मैं क्षमा आपसे ज़्यादा समय ले रहा हूँ, नहीं, और भी जगह जाना है। बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहाँ बीजेपी सैचुरेशन पर आ गई। राजस्थान में पूरी सीटें, मध्य प्रदेश में एक कम, बिहार में एक कम, हरियाणा में सारी, उत्तराखंड में सारी की सारी। तो आपको लगता है कि ये भी एक बड़ी चुनौती है, अपने आप को वहीं पर रख लेना, मेंटेन कर लेना? क्योंकि खबरें इस तरह आ रही हैं कि भाई मध्य प्रदेश में आप कम से कम 4 सीटें हार रहे हैं। खबरें इस तरह की आ रही हैं कि आपके अपने राज्य में, जहाँ आप मंत्री भी हैं, कि वहाँ इस बार वो स्थिति नहीं होगी पहले वाली बीजेपी की। खबरें ये भी आ रही हैं कि बिहार में इस बार बहुत नुकसान होने वाला है, महाराष्ट्र में बहुत नुकसान होने वाला है। ये खबरें सब अटकलबाजी होती है, और जो सर्वे सब लोग कराते हैं वो अलग है। असली सर्वे इलेक्शन कमीशन करा रहा है, उसका रिज़ल्ट 4 जून को आएगा। और मैंने जब से राजनीति में आया, थोड़ा सा आंकड़ों को समझने का एक सिस्टम बनाया, तो मैंने रियलाइज़ किया कि भारतीय जनता पार्टी का जो वोट है 2014 के बाद से, अगर एक बार डायग्राम बनाते हैं, तो वो अपनी जगह पे चट्टान की तरह खड़ा रहता है और हर बार 10-10%, 20% बढ़ रहा है। जो दूसरी पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस आदि, इनका वोट घट बढ़ जाता है, क्योंकि ये आपस में अलायंसेस करते रहते हैं। इस बार अगर देखें तो कोई अलायंस विशेष नहीं है, कांग्रेस और सपा की अलायंस की कोई वैल्यू नहीं है, बसपा अलग चुनाव लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी एनडीए के साथ में अपना दल है, जैन जी आ गए हैं, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हम लोग की ताकत बहुत बड़ी है। तो जो भी ऐसी खबरें आ रही हैं तो आएंगी, दोनों तरह की खबरें आएंगी, लेकिन मूल समीकरण पहली लेयर ऑफ एनालिसिस बहुत मजबूत है। इसके बाद में जो हमारे विकास के कार्य हैं, भगवान श्री राम का मंदिर तैयार हुआ, लोगों के मन में उसका उत्साह है, तो उससे मैं कुछ 2-3% की स्विंग और देता हूँ जो आती है। और उसके बाद जब लोग भी चर्चा कर रहे थे प्रत्याशियों ने, या हमारे पूर्व सांसदों ने अच्छा काम किया है, उनकी अपनी व्यक्तिगत छवि और उन लोगों को जोड़ा है। तो मुझको तो उत्तर प्रदेश के चुनाव की बात करें तो 80 में से 80 सीटें स्पष्ट रूप से आती हुई दिखती हैं, और ये 80 का 400 में बहुत बड़ा योगदान होगा। सबसे बड़ा योगदान, हाँ, सबसे बड़ा योगदान, 80 सबसे बड़ा चंक है ही। लेकिन आने जो 4 जून को चुनाव है, रिजल्ट आएगा, तो उसमें उत्तर प्रदेश का भारतीय जनता पार्टी एनडीए की जो माला होगी, उसमें सबसे बड़ी संख्या तो होगी, लेकिन वो 80 में से 80 होगी।
ऐसा मुझको होता हुआ साफ दिख रहा है। हमने पहले ही आपको बता दिया था कि दो बातें मैं आपसे अवश्य पूछूंगा अंत में जी। आप अभी से आप 80 आपने बता दी, चलिए तो बहुत अच्छी बात है। आपका आत्मविश्वास है, लेकिन कहीं ये अति आत्मविश्वास तो नहीं सर। देश के भी बता दीजिए। देश का जो टारगेट हमने लिया है 370 और मतलब एनडीए का 400 पार, ये निश्चित रूप से पूरा होगा, क्योंकि ये कोई खोखला कोई ऐसा ना अविश्वसनीय चुनौती नहीं है। ये सोच समझ के लिया गया है। कितनी हमारी बढ़ोतरी है, कितनी हमारी ज़मीन मजबूत हुई है, कितना हमारे अलायंसेस मजबूत हुए हैं, उसके आधार पे है और निश्चित रूप से हम पहुंचेंगे और क्रॉस करेंगे। ये वोट मायावती का वोट आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि हमारी तरफ आ रहा है, और कहा भी ये जा रहा है कि बीजेपी को सपोर्ट करने के लिए मायावती उतरी हैं, वरना तो उन्हें तो डरा था धमका के आप लोगों ने चुप करा के बैठा दिया था। नहीं ऐसा चुप रहो वरना नहीं, हमारे पास सीबीआई है, ईडी है, सब कुछ है हमारे पास। नहीं तो ये आपको लगता है कि वोट आपकी तरफ आ रहा है? बहन मायावती जी का मैं बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन जिस प्रकार राजनीतिक जो वादे उनके थे, जो उनका मिशन था, उसको वो पूरा नहीं कर पाई, पार्टी भी भटक गई बहुजन समाज पार्टी रास्ते से, तो आज मूल रूप से अनुसूचित जाति का वोटर या और भी लोग साथ में होंगे, उन्होंने अपना मुंह फेरा तो उनके सामने चॉइस है समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी। समाजवादी पार्टी जिसने हमेशा अनुसूचित जाति का उत्पीड़न किया, महापुरुषों का अपमान किया जैसे मैंने बताया, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जिसने सम्मान भी किया, विकास भी किया, सुरक्षा भी दी, और भविष्य में भी सारी अच्छी संभावनाएं भारतीय जनता पार्टी के साथ दिखती हैं। तो मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ, गाँव में जाते हैं किसी ऐसे परिवार के साथ जो अभी तक हमारे साथ नहीं है और बहुजन समाज पार्टी के साथ था, हम घर में जाते हैं, पानी पीते हैं, 10 मिनट बैठते हैं, केवल सम्मानपूर्वक अनुरोध करने भर की देरी होती है और वो हमारे साथ प्रचार में निकल जाता है, चलो भैया प्रचार करते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को 15-20 साल से राजनीतिक हाशिए पे रखने का नुकसान देख चुका है। मैं ये भी कहूँगा, इसका मतलब ये आपका फायदा हो रहा है, बीजेपी नहीं कर रहे हैं आप? बीजेपी का फायदा नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा गरीब का फायदा हो रहा है। और ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि किसी धर्म का व्यक्ति हो, कोई हो, भारतीय जनता पार्टी का हमारा नेतृत्व हमको सिखाता है, प्रचार में जा रहे हो तो हर घर में दरवाज़ा खटखटाओगे, हर घर में उतना ही प्रयास करोगे। हमें पता है कि इस परिवार ने हमको पिछली बार वोट नहीं दिया था, इस बार भी संभावना कम है, लेकिन हम खटखटाएंगे, अनुरोध करेंगे, शायद अगली बार मिले। चुनाव तो सबके लिए है, हमने सबके लिए काम किया है और यही लोकतंत्र का भाव है जो डॉक्टर अम्बेडकर बाबा साहब उन लोग को दे के गए हैं। अगर ऐसा होता तो वो वोट बैंक की कुछ व्यवस्था बना के जाते ऐसा उनका विश्वास नहीं था। उनका विश्वास था कि सब लोग एक रूपता से एक जैसे हैं, समानता है, प्रत्याशियों में समानता है, और ऐसा होता हुआ आप देख रहे हैं। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स भी होती है, मैं जिस जाति का हूँ लोग उसको वोट देंगे, आप जिस जाति के उसको वोट देंगे, लेकिन आज वो भी चीज़ बदल रही है, लोग जाति से ऊपर, धर्म से ऊपर उठ करके वोट दे रहे हैं। ये भी एक परिष्कृत लोकतंत्र की निशानी है। सर ये तो होनी चाहिए, ये जाति धर्म इस पर तो, और जबकि हमारे देश में खासतौर से आपके प्रदेश में तो सिर्फ इसी पर वोट दिया जाता है। बिहार और उत्तर प्रदेश तो दोनों बदनाम हो गए, पर ये बदनाम हो गए जी, पर ये बदला है और इसी को बदलने के लिए काम करना है। तो जो आप कह रहे हैं, ऐसा नहीं कि केवल प्रोजेक्ट है किसी तरीके से भाजपा का वोट बढ़ा दो। भाजपा का वोट तो बढ़ ही रहा है, उसमें तो इतना बड़ा संगठन काम कर रहा है, मैं भी एक छोटा सा कार्य करता हूँ, अपना योगदान कर रहा हूँ, लेकिन लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए काम करना है। तब असली आनंद आएगा, तब असली विकास होगा। और विकसित भारत केवल इस बात का नहीं होगा कि बुलेट ट्रेन आएगी, वो तो आ ही रही है, लेकिन बुलेट ट्रेन में सब सवार होंगे कि नहीं होंगे ना। मेरा ये मानना है कि वो तो बाबा साहब ने कर दिया है जी। हम सिर्फ संविधान को, उस पुस्तक को अपना आदर्श मान ले, उस पर चल ले, अनुसरण करना, अनुसरण कर ले तो बस तो कर गए वो आप। हमारे पुरखे, अपने पूर्वज जी, जो बाबा साहब ने सामाजिक न्याय का खाका संविधान में दिया, अद्भुत। जितने भी संविधान हमारे बाद बने हैं लगभग सब देशों ने मॉड्यूल के रूप में लिया और उसको बिल्कुल किया। सर मैं अगर आज्ञा दें तो एक निजी प्रश्न पूछ लूँ? अच्छा। ऐसा परिवार, पिताजी IPS, आप, माताजी बड़ी लेखिका, पत्नी आपकी RJ और पता नहीं क्या क्या सब, ऐसे पढ़े लिखे परिवार से जो हम सबका सपना होता है, हर भारतीय का सपना होता है, आप खुद इतने क्वालिफाइड, इतनी बड़ी प्रशासनिक सेवा के इतने बड़े अधिकारी, क्या हो गया सर? क्या है कि नहीं राजनीति करूंगा? जवानी में आप क्या कर दिया आपने?
जवानी में गिनने के लिए बहुत धन्यवाद। सरकारी सेवा में रिटायरमेंट के दिन गिन रहे थे, अब राजनीति में तो जवानी में गिने जाते हैं। बिल्कुल नहीं, आप बहुत वक्त था आपके पास, गलत हाँ 9 साल में कम कर रहे। अरे सर पूरी 9 साल हम लोग प्राइवेट में नौकरी करते हैं तो धन्य समझते हैं अपने आप को। स्थिति यूँ होती है कि भारतीय जनता पार्टी को मैं बोलता हूँ एक नेतृत्व विकास कार्यक्रम की तरह है। वाह। जो 25-30 साल से ना विद्यार्थी परिषद से, संगठन से लोग मंच के आए हैं, उनको भी हमारी पार्टी हर साल 2-3 बार प्रशिक्षण कराती है। साथ साथ मेरे जैसे लोगों को भी लेती है, विशेषज्ञता के लिए भी और विविधता के लिए भी। और मैं अकेला नहीं हूँ, आप अनेक IAS ऑफिसर्स को देखेंगे, IPS ऑफिसर जिनको कि पार्टी ने या तो स्वयं आए या पार्टी ने उनको सुझाव दिया, आमंत्रित किया। हमारे उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 8 डॉक्टर्स हैं भारतीय जनता पार्टी के। उनमें से ज़्यादातर सुबह से लेकर 2 बजे तक पर्चा लिखते हैं, सर्जरी करते हैं, फिर अपनी राजनीति करने निकल जाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी विशेषज्ञता को बहुत महत्व देती है, विविधता को भी महत्व देती है। तो कुछ मेरे अंदर ऐसा पार्टी ने देखा होगा, मुझको भी ऐसा धीरे से सुझाव आया। मुझे पहले तो लगा कोई मजाक कर रहा है, फिर लगा नहीं तो गंभीर बात है। फिर ये भी मुझे लगा कि भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी, मोदी जी, योगी जी जैसा नेतृत्व अगर मुझको एक अवसर दे रहे हैं तो इस अवसर को मना करना सही नहीं होगा। हाँ, रिस्क था और मेरा जीवन भी काफ़ी सारा बदल गया है अब, लेकिन मुझे लगता है कि ये एक ईश्वरीय अवसर था जिसको मैंने लिया। और अपने हिसाब से अगर देखें तो किसी को चाहिए होता है गाड़ी हो जाए, एक फ्लैट हो जाए, तो वो हो गया था। अब समाज के लिए कुछ सेवा करने का मौका मिले तो अच्छा है। नहीं सर, आप हमारा ये मानना है कि आप पुलिस में रहते हुए भी न्याय कर रहे थे, बहुत बड़ी समाज सेवा कर रहे थे, और न्याय ही सबसे बड़ी देन है सर। अगर आपने किसी को न्याय दे दिया, किसी गरीब को, किसी वंचित को, किसी शोषित को, तो उससे बड़ी दौलत उसके लिए कुछ नहीं है। हम आशा करते हैं कि राजनीति में भी, मंत्री के तौर पर भी, इस टर्म में नहीं अगले टर्म में भी आप खूब न्याय करें, लोगों के दिलों में बसें, और आप जिस मिशन को लेकर चल रहे हैं उसके लिए हमारी तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको बधाई। आज तक के लिए इतना समय आपने दिया, समय निकाला, आपके बहुत ही व्यस्त चुनाव प्रचार से। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। इस समय तो डर लगता है आप लोगों को पकड़ना है, प्रचार करते तो यार वोट लेते तो। सौभाग्य से दिल्ली में प्रचार है तो आपके पास आना आसान हो गया, वरना आपके साथियों के साथ कहीं हम लोग रास्ते किसी मेड़ पे, किसी गली में मुलाकात होती है, भीषण गर्मी में, वो भी अच्छा लगता है। भीषण गर्मी में चुनाव प्रचार आप कर रहे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लेकिन आप जैसे पढ़े लिखे लोग, आप जैसे वरिष्ठ लोग, किसी भी सेवा में उच्च पद पर जो लोग होते हैं, अगर वो राजनीति में आए तो ये भारतीय राजनीति के लिए सर मेरी दृष्टि में बहुत ही अच्छा संकेत है, और इसके लिए आप साधुवाद। आप ये मोदी जी कर रहे हैं योजना के तहत। जबरदस्त प्लान है। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद सर आज तक से चर्चा करने के लिए। दोस्तों अपना प्लीज़ बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज तक।